अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ कहकशां राजा। K2 शहर में हमारा साथ रहता है। कैसे हैं आप? सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं ये हफ्ता आपका बेहतरीन गुजरा होगा। और यहाँ स्टूडियोज़ में आज आपने मेरी ड्रेसिंग से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि मेरा साथ निभाते हैं हर प्रोग्राम में, अम्माद। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने भी ट्राई की थोड़ी सी, लेकिन मतलब पता नहीं वो लेवल मैच नहीं मैं कर पाया। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद K2 शहर में जनाब हम लोग आपके साथ होते हैं हर हफ्ते की सुबह। माशाल्लाह ये सिलसिला जो है चल रहा होता है पीर से लेके हफ्ते तक, और हफ्ते को इंशाल्लाह हम लोग जनाब आप लोगों से गपशप वैसे भी करते आए, अभी भी कर रहे हैं। और आज की जो ड्रेसिंग आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग बताते चले। पहले तो ड्रेसिंग हमारी, प्लीज़ आप पहले भी दिखाइए मेरी ड्रेसिंग तो दिखा दें, क्योंकि इतनी मेहनत की है मरियम ने और मैंने दोनों ने मिलकर, तो फिर उनको क्रेडिट तो देना चाहिए। और इतना प्यारा मेरा हेयर स्टाइल भी बनाया है उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बाकी आज और ये जरा देखें, ये आ रही माशाल्लाह एक शॉल है, इधर ये साथ कुछ टायर आ गए मेरे। इसके बाद माशाल्लाह ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही खूबसूरती से इसको कैरी करने की कोशिश की है। साथ में ये गोल चश्मे लगाने का भी आज एक मकसद था, गोल फ्रेम। आपको पता है कि हमारे जो बंगाली भाई हैं, बंगाली बोंदू, इसको मैं अगर गलत तरीके से प्रोनाउंस करूं और मेरे कोई बंगाली बहन भाई देख रहे हैं तो उसके लिए मैं एडवांस में आपसे थोड़ी सी माजरत चाहता हूं, लेकिन कोशिश मैं करूंगा। आज का शो भी हमने डेडिकेट किया है, हमने हमारी तैयारी से आपको लग रहा होगा कि हम अपने बांग्लादेशी बहन भाई जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्रिकेट एक आपको पता है फेस्टिविटी का एक समा होता है, चल रहे हैं माशाल्लाह चीज़ें, और हमने उनको जनाब वेलकम किया। और इंशाल्लाह हम वो कहते हैं ना कि एक ये सिलसिले को उम्मीद करेंगे कि ख़त्म ना हो। बेसिकली हमारा मकसद भी यही है कि माजी में जो चीज़ें भी हुई, लेकिन आज हमारा इस तरह ड्रेसअप होने का बेसिकली ये मकसद है कि आज भी पाकिस्तानियों के दिल में बांग्लादेशियों के लिए बहुत मोहब्बत और एहसासात से, मोहब्बत भरे एहसासात हैं आज भी, और हम उनको वेलकम करते हैं। और एक तरह से हम उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनकी जो नेशनल ड्रेसिंग है वो करके, और यकीनन उनको बहुत अच्छा लगेगा। कल रात को थर्ड डे, तीसरे दिन मैच खेला गया और ये सिलसिला जारी और सारी है, और रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो आप सबसे भी कहेंगे कि आप लोग जाएं और मैचेस ज़रूर देखें। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले? बिल्कुल जी। वेरी मच। वो पता ना इन चीज़ों में मुझे, आपको रोड से अंदाज़ा नहीं, वो रास्ते बंद थे कैसे? स्पोर्ट्स के हवाले से नॉलेज बिल्कुल कम है मुझे, लेकिन मैं आपकी बात को आगे से कंटिन्यूटी इसकी करूं कि चाहे खेल हो कहकशां, या चाहे आप कह लीजिए हमारा सिनेमा था, हमारे गायक थे, ऐसे ऐसे माशाल्लाह नामवर सितारे बांग्लादेश से, जो कि माशाल्लाह जारी बात है एक ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने क्या कमाल किस्म का काम किया है। और उस वक्त में और अब के वक्त में भी वो क्वालिटी उनकी बरकरार है। और कहीं ना कहीं जैसे आपकी बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि बेशुमार लोगों ने बीच में कुछ ऐसी तल्ख चीज़ें जो हैं वो शामिल करने की कोशिश की। कहा जाता है ना कि जब दो फ्रेकैन के या दो अफराद के दरमियान कोई मसला होता है तो तीसरी कोई पार्टी बीच में आ जाती है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें लगती हैं। अब मेरी और आपकी लड़ाई होगी, कोई तीसरा आ जाएगा, ये लगी रहती है चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है कि मोहब्बत या प्यार नहीं ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसी तरह हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और आज की भी जो हमारी जो कहकशां लाइनअप है उसमें हमने बड़े मज़े की चीज़ें जनाब आप लोगों के लिए ख़ास तरतीब दी हैं। सबसे पहले तो जो किचन में मैं चाहूँगा कि मैंने कहकशां को भी बताया कि मैं आज क्या बनाने वाला हूँ। वैसे हम रूटीन वाइज मुख्तलिफ ममालिक की रेसिपीज बनाते हैं, और आज चूँकि हमारा थीम बांग्लादेश है तो हम फिर यकीनन बांग्लादेश की एक डिश आज अम्माद बना के हमें खिलाएंगे। बिल्कुल जी। और अगर अभी आपने माशाल्लाह पिछले दिनों में देखा हो K2 शहर के जो माशाल्लाह प्रोग्राम्स बहुत खूबसूरती से हुए, मंडे से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए, हम बहुत सारी पुरानी ज़बरदस्त यादें जो हैं माजी के जरोकों से या दरीचों से लेकर आ रहे हैं। और फिर अगर कुकिंग की बात करें तो क्या उम्दा किस्म का वो मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मिशी खान के शो में जो उन्होंने बनाया, और फिर जो प्रॉपर जैसे उन्होंने डिस्प्ले किया उसको खा के बहुत ही खूबसूरत था। अगर आपसे मिस हो गया तो यूट्यूब पे जाकर आप K2 TV का जो हमारा पेज है उस पर जाके वो प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं। साथ ही साथ आज ये जो मैं डिश बना रहा हूँ, ये अब कह लीजिए ना थोड़ा वीकेंड आ गया है तो मीठा खाने के बाद मीठा बहुत ज़रूरी है। ये डिश वैसे तो बांग्लादेश में अगर कोई तकरीब होती है तो यूजुअली जो मीठा होता है वो तकरीब पे बनाया जाता है, तो जो भी तकरीब होती है वहाँ ये बनाया जाता है। सो क्या बना रहे हैं आज? कोई त्यौहार हो, कोई तकरीब हो तो उसके अंदर माशाल्लाह वो इसका ख़ास एहतमाम करते हैं। अब इसको मुश्ती दुई के नाम से, यानी दुई मतलब दही,
बंगाल में उसको कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म का ही बेसिकली दही का मीठा है। और जैसे दही आप लोग घर में जमाते हैं आम, लेकिन हम तो ज़ाहिर बात है उसको रायते के पर्पज़ के लिए या और दूसरे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बनाते हैं, लेकिन इसमें चूँकि हमने इसको स्वीट डिश बनाना है, और जैसा कि कहकशां ने कहा कि वहाँ की कोई तकरीबात होती हैं, शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, स्पेशली कोई त्यौहार होते हैं, तो उस पर भी उनकी कोशिश होती है कि वो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इस आउटफिट में, यानी कि जो लिबास है मेरा, मैं इसमें ये बना लूँ, और सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें कहकशां ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। इससे अंदाज़ा होगा कि ईद वाले दिन जब हम तैयार होते हैं या कोई भी तकरीब होती है तो उसमें ड्रेसअप होने के साथ साथ खाना कैसे बनाना है, ये भी आज अम्माद हमें सिखाएंगे। ऐसा ही है ना अम्माद? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए घर पे मेहमान तो आते हैं और आपने ड्रेसअप भी होना है, तो उसके साथ इन चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, हमें आना चाहिए। और क्या क्या शामिल होगा इसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें दरकार होंगी अम्मा? मैं सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाह ये लगा लूँ जो अपना चूल्हा है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। अब इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल से हैं इसके जी, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर सिंपल जनाब आप कह लीजिए दूध, ज़ाहिर बात है इसमें शामिल होगा, हम इसमें दही भी शामिल करेंगे, लेकिन दही की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हमने शामिल करनी, उतनी जिस तरह आप कहते हैं झाग दही की हम बाज़ार से लेकर आते हैं घर पे जब हम दही बनाते हैं, तो उतना ही हमने इसको रखना है, ठीक है। और उसी हिसाब से जनाब उसमें हमने ऐड करना है। और दही जब आप घर पे अगर हम बनाएं तो एक बड़ी इसकी ख़ास टिप होती है कि घर पे जब आप दूध बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद एकदम से उसके अंदर आपने दही की झाग नहीं शामिल करनी होती, थोड़ा सा उसको नीम गर्म करना है आपने, उसके बाद उसके अंदर आपने वो दही की झाग शामिल करनी है। तो इंग्रेडिएंट्स भी सिंपल से हैं, ये देखें। अगर आप सबसे पहले, ये मैं घर से एक बोल बनाकर लेकर आया था कहकशां, और इसलिए लेकर आया था क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको जमने के लिए टाइम चाहिए होगा, और ज़ाहिर बात है वो हम इतना टाइम इसको नहीं दे सकते। ऐसा ही है, जैसे ये बिल्कुल ठंडा हो जाए आपने इसको फ्रिज में फिर से 6 घंटे के लिए स्टोर करना होगा। दूध हमने जनाब इसमें शामिल करना तकरीबन 1 लीटर की क्वांटिटी में। इसी के साथ यहाँ पर दही हमने ले लिया है जिसके हमने आखिर में जिससे झाग लगानी है। चीनी यहाँ पर मौजूद है, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और हल्का सा अगर फूड कलर आपने शामिल करना है तो कर लीजिए, वरना नहीं भी करना तो कोई हर्ज नहीं। मैंने फूड कलर इसमें शामिल किया था, अभी जो मैं बनाता हूँ उसमें फूड कलर हम नहीं शामिल करेंगे। और अगर आपके पास आसानी से ज़ाफ़रान घर पे मौजूद है, सैफ़रॉन, वो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। उसमें जब आप मीठे में ज़ाफ़रान शामिल करते हैं तो उसकी अपना ही जायका ही अलग हो जाता है, अच्छी महक आ जाती है। तो आपके घर में क्या मकसद है? एक तो हमारा तो रिवायती है ना, खीर बना ली, कस्टर्ड बना लिया ईद पे, या ऐसी कोई ऐसी डिश जो आप लोगों के घर खास बनाई जाती है? अच्छा, हमारे घर में भी सवैयाँ, खीर ईद पे यूजुअली यही बनती है। अब ये एक ट्रेंड आ गया है कि सवैयों के साथ साथ चाट भी बनाई जाती है अक्सर ईद पे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मीठा नहीं खाया जाता, क्योंकि पाकिस्तानी चटखारे आपको पता है चटखारेदार हैं, तो कोई ना कोई मिर्चों वाली चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो अब चाट भी हमारी एक रवायती डिश कह लें ईद पर हो गई है, लेकिन उसके साथ यूजुअली हमारे घर पर सवैयाँ ही बनाई जाती हैं। लेकिन हर घर के सवैयाँ बनाने का तरीका भी अमाद आपको पता है अलग अलग होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे वो सवैयाँ पसंद है जिसमें मलाई, जो दूध के ऊपर वाली तह नहीं होती, जिसे क्रीम या मलाई भी आप कह सकते हैं, वो डली हो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सवैयों में। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो शीर खुरमा, उसी से फिर आगे आप कह लें उसकी बहुत सारी मतलब। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की स्वीट डिश बनती है रबड़ी, बल्कि मेरी एक दोस्त बना के लाई थी, ईद का ही मौका था मेरे घर पे, और लिटरली इतनी ज़बरदस्त बनती है अमाद, अगर आपने कभी ट्राई की हो रबड़ी, बहुत टेस्टी बनती है। मैंने रबड़ी दूध तो ट्राई की है, बिल्कुल रबड़ी दूध, हाँ। तो अच्छा जी, देखने में लाइक वो सवैयों जैसा ही लुक आपको आएगा, लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन बहुत वो जिसमें थोड़े नूडल्स टाइप की चीजें हो नहीं, नूडल्स नहीं होते, जस्ट उसमें खोया डलता है, बर्फी डलती है काफ़ी मिकदार में, तो वो एक बहुत ही मज़े किस्म का ना, रिच किस्म का टेस्ट आता है और बड़ा मज़ा आता है। और जो लोग मीठे के शौकीन है मेरी तरह, उनको यकीनन रबड़ी बहुत पसंद होगी। क्या बात है, क्या बात है जी। हम भी इधर मीठा स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने चीनी मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है एक सॉस पैन में। लकड़ी का चम्मच मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या स्पैचुला जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसको कैरमलाइज करना है बेसिकली। पानी मैंने बिल्कुल मामूली सा शामिल किया है, लेकिन हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि कैरमल फॉर्म में नहीं आ जाती। मीठे में आपको पता है कहकशां, अगर आप ये कैरमलाइज करके शुगर को ऐड करें ना, उसका टेस्ट बड़ा इन्हांस हो जाता है। ऐसे ही है, और घर पे कलर भी आ जाता है, बिल्कुल कलर भी ऐड हो जाता है। और स्पेशली बिल्कुल ऐसे ही, और घर पे स्पेशली कई दफ़ा होता है अगर आप केक्स बना रहे हैं और केक बेक करें तो उस पर अगर आप वो इस तरह कैरमलाइज करके शुगर उस पर कोटिंग करें
तो उसका क्या मतलब, जब ठंडा करके आप फ्रिज में भाई वो खाते हैं, फिर क्या बात है भाई, क्या बात है? इससे पता चल रहा है कि अम्माद को कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और खाने में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। आपको इससे पता चल रहा है? माशाल्लाह, वैसे नहीं पता चलता आपको। मतलब यूजुअली तो आपको पता है कि मर्द कहते थे पानी भी कोई ला दे, कोई बनाने की तरफ नहीं जाता, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि लड़कों को भी या मर्दों को भी कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब आप घर पे अकेले हों और कुछ खाने को ना हो तो आपको खुद ही बनाना पड़े। क्या ख्याल है ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और वो कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुहावरा है जो बचपन में सुना करते थे, लेकिन तब समझ नहीं आती थी। अब समझ आनी शुरू हो गई कि एक्चुअली इसका मकसद क्या था या मतलब क्या था। तो हाय अल्लाह, शुक्र है बच गए। सो एनीवेज जी, ये हमने ऑन कर लिया है। दूसरी साइड पे हमने क्या करना है कि जो पैन है इसके अंदर हमने दूध जो है वो बॉईल करना है। ठीक हो गया। और दूध तकरीबन जैसे कि मैंने कहा 1 लीटर की क्वांटिटी में, थोड़ा सा मैं इसमें बचा लूँगा क्योंकि जब ये कैरमल बन जाएगी, चीनी जो है हमारी, तो थोड़ा सा हम इसमें दूध पहले अलग से शामिल करके उसको फिर पकाएंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, अब सिंपल सा इसका तरीका है, बिल्कुल परेशानी की कोई बात ही नहीं है। जितनी देर में ये कैरमल बनेगी उतनी देर में ये दूध बॉयल हो जाएगा। आपने क्या करना है जी कि कैरमल जब बन जाएगी तो इसमें 1 कप की क्वांटिटी में दूध मज़ीद शामिल करके उसका अच्छा सा मज़ेदार सा पेस्ट बना लेना है। दूध यहाँ पे जब बॉयल अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आपने वो पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है। और जब ये बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर दही ऐड करके एक दफ़ा आप उसको लकड़ी के चम्मच से ऐसे हिला दीजिए और फिर इसको जमने के लिए रख दें। आखिर में आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरे पास ड्राई फ्रूट है यहाँ पर जी, बादाम है, पिस्ता है, जो भी आपको पसंद है। वैसे तो इसमें स्पेशली अगर आप पिस्ता डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आपको ये अगर डालना चाहते हैं तो ज़रूर उसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत, हस्बे इस्तिताअत। ड्राई फ्रूट भी तो बड़े महंगे होंगे ना, ये भी तो मसला है। ऐसा ही है, बल्कि मैं देख रही थी ड्राई फ्रूट क्या हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। कल मैं रेट लिस्ट चेक कर रही थी फ्रूट्स की, सब्जियों की, तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि जो हमारे पास फ्री टाइम होता है हम घर में काश्तकारी करें, अपने घर में कोई एक छोटा सा एरिया ऐसा रख लें जहाँ आप घर पे सब्ज़ी लगाएं। आपका टाइम भी निकल जाएगा, अच्छा टाइम पास है, आप बोर नहीं होंगे और फिर आपकी महंगाई से आप बच जाएंगे, जो घर की सब्ज़ी आपको मिल जाएगी। क्योंकि डेली सब्ज़ी ख़रीदना और जो आजकल हमारी ये बजट से आउट होती जा रही है, ये बड़े मसले हैं। अच्छा, मैं हमेशा एक जिक्र करता हूँ कहकशा, और मैं आपको बताऊं कि जो माशाल्लाह पूरा ही हमारा बरे सगीर का ख़ित्ता है, इसमें कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ के ऊपर बड़ा माशाल्लाह काम कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं। अमूमन तो ये होता है कि वक्त ज़रा कम हो तो हम लोग बाज़ार से जाके ख़रीद लेते हैं, आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो किचन गार्डन्स के आइडिया को बहुत ज़्यादा सीरियसली फॉलो करते हैं, उस पर काम भी करते हैं। आप किचन गार्डन क्या है, आपको बिल्कुल इसका हवाले से नॉलेज होगी। तो बिल्कुल ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई जगह हो, आप कोई पॉट ले सकते हैं। आजकल बड़े बड़े पॉट आ गए। इवन मैंने देखा है कि बालकनी में लोगों ने अपने पॉट रखे हुए, छत पे रखे हुए। बात शौक की, अगर आपको शौक है तो आप जगह खुद बना सकते हैं। आजकल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इवन धनिया पुदीना आप घर पे लगा सकते हैं, हर खाने में डाल के उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। बल्कि अब गर्मी चल रही है तो पुदीने का जूस भी बना के आप पी सकते हैं, वो मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पुदीना ले लें और चीनी ले लें, पानी ले लें, और अगर आप उसमें कोई ड्रिंक डालना चाहते हैं, कोई फ्रिजी ड्रिंक जिसमें कलर ना हो, आप डाल लें और आप बनाएं, और ज़बरदस्त है, आपके लिए हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा और आपके स्टमक के लिए भी बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये इतनी देर में कैरमल बन रहा है, मेरे पास एक बड़ी मज़े की, मैंने आज एक चीज़ सर्च की, और अमूमन ये होता है कि हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया जी कि पीर से लेके अब तक हमने बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे क्लासिक नंबर्स, क्लासिक गाने, कुछ फिल्म बेस्ड पैकेजेस मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए। आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा उसके ऊपर आया, बहुत शुक्रिया। एक ऐसी माशाल्लाह खातून हैं, गुजरी हैं कि जिन्होंने माजी वक्त में ना सिर्फ ये कि फ़िल्मी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त काम किया और गायकी में भी कमाल उन्होंने महारत जनाब दिखाई, और बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ था उस वक्त में। ज़ाहिर बात है, हमारी जो कि इंडस्ट्री भी कंबाइन थी, तो हम लोग ये जनाब कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी करते थे कि उर्दू से बंगाली, बंगाली से उर्दू में बहुत सारी ऐसे मतलब चीज़ें हो रही थी। तो एक बहुत अच्छी सिंगर गुजरी हैं, मैं नाम उनका जो बहुत मतलब आपको लोगों को मैं लूँगा तो जो आप लोगों को समझ आ जाएगी। कुछ साल पहले उन्होंने पाकिस्तान में विज़िट भी किया, और जनाब फिरदौसी बेगम, क्या कहने उनके, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वो कहते हैं ना कि बंगाली लैंग्वेज में जो गीत गाए हैं। आज हमने कोशिश की कि उसी लैंग्वेज में उनका एक ज़बरदस्त सा गीत आप लोगों के लिए लेकर आएँ। जितनी देर में ये बन रहा है,
मैं आपको एक वो कहते हैं ना कि मेमोरी लेन में लेके चलता हूँ कि जब वो पाकिस्तान में दोबारा उन्होंने विज़िट किया, वो कैसा था और उनको कैसा महसूस हुआ, और यहाँ पर आके जो हमारा स्टेट चैनल है उस पर आके उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बंगाली सॉन्ग परफॉर्म किया। क्यों ना कहकशां चल के वो देखा जाए। ऐसे बिल्कुल है, और कुकिंग करते हुए अगर आप गाने सुने तो वैसे भी आपको बहुत मज़ा आता है। तो चलते हैं हम अपने मौसीकी की तरफ। क्या जी, बात है तो जी, क्या बात यकीनन है। आपने देखा होगा कि मेरा स्टाइल भी बिल्कुल सिमिलर है, और हमने एक थीम कैरी किया हुआ है, और ज़बरदस्त तरीके से मरियम ने मेरा हेयर डू किया है, और मुझे लगता है कि उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए। बल्कि आज सुबह जब उन्होंने मुझे रेडी किया तो लिटरली मुझे नहीं लग रहा था कि ये मैं हूँ, इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। तो जब भी आप किसी थीम को लेकर चलते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। आप किसी गैदरिंग में भी अगर जा रहे हैं तो आपका कोई थीम होता है, कलर, या किसी को आप जैसे नूर जहाँ का ट्रैक हमने लास्ट टाइम अमाद प्ले किया था, तो जी, जी। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह किसी को आप उसका पूरा गेटअप आप ले लें तो बहुत खूबसूरत लगता है। और बिल्कुल ऐसा। ब्लैक कलर तो वैसे भी खूबसूरत होता है। आपको पता है, आपकी अगर कबर्ड में आपको नहीं समझ आ रहा कि आज आपने क्या पहनना है तो आप ब्लैक पहन लें, ठीक है। कहा जाता मेरे है लिए तो एक और रीज़न से ब्लैक अच्छा होता है। उसकी रीज़न ये कि बहुत सारा रकबा जो है वो आपका कम लग रहा होता है। ऐसा ही है। अगर आप थोड़े से आपको लगता है कि आप बल्कि नजर आते हैं तो आप डार्क कलर्स ले लें, आप नेवी ब्लू ले लें, ब्लैक ले लें। इस तरह के जो रंग है ना वो आपको स्मार्ट शो करते हैं, लगता है कि कम रकबा है। लगता है कि आप थोड़ा सा कम हो गए। बिल्कुल। और अगर आप बहुत स्किनी है तो फिर आपको लाइट टोन्स की तरफ जाना चाहिए। और वैसे यूजुअली कहा जाता है कि जो गहरे रंग है वो रात के टाइम पहने जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ आप पर अच्छी लगती है आप वो पहन लें। ये नहीं देखना चाहिए क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा। मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ ऑनेस्टली अम्माद। मुझे नहीं होता कि भाई डार्क मेकअप नहीं करना, लाइट मेकअप करना है, या डार्क कलर्स नहीं पहने। मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ, और आपने जो पहन लिया उस पर आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि भाई मैं अच्छी लग रही हूँ। उसके बाद सब कुछ सेट हो जाता है। ऐसे ही अम्माद, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहाँ बात की। पहुँची है हमारी रेसिपी? रेसिपी जो है थोड़ी थोड़ी पहुंच गई है ढाका के अभी तक। हाँ, ढाका तक। लेकिन अगर आप ये देखें इस टाइम जो लुक आ रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कैरेमल इसका लुक बन चुका है। और यही चीज़ अब नॉन स्टिक पैन का भी इसमें कमाल जारी बात है। और साथ साथ ये कि आपने चमचा भी चलाते जाना है। ये देखिए, ये इस तरह बिल्कुल कैरेमल की फॉर्म में ये जो चीनी है अच्छा, हमारी आप इस टाइम तरह बन का चुकी कुछ है। भी बना रहे हैं तो उसमें चमचा चलाते रहें, क्योंकि नीचे से लगने का खतरा होता है। बिल्कुल, बहुत और एक बिल्कुल ये टेस्ट ज़रूरी भी है। आ जाता है। आपको पता है जले हुए का कि अगर बिल्कुल। आपका कुछ भी दूध या आप चीनी अगर ब्राउन करें तो वो लग जाए तो उसकी एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है आपकी स्वीट डिश में से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चमचा चलाते रहना चाहिए, आपका हाथ चलता रहना चाहिए, जैसे बिल्कुल। अम्माद का मुसलसल चल रहा है, और साथ साथ जुबान भी चलती रहनी ज़ुबान में चाहिए। चलती रहनी चाहिए। और अल्लाह करे अच्छा, चूल्हा एक भी कॉलर चलता है रहे। हमारे पास, और देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं रोजीना हफीज हूँ, रावलपिंडी से। रोजीना कैसी है और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? जिंदगी अच्छी गुजर रही है और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you आपके so प्रोग्राम much. में आज फर्स्ट टाइम कॉल है मेरी। आज फर्स्ट टाइम करिए, लेकिन अब आपने रेगुलर कॉल करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप सब खैरियत से? आपका साड़ी और वो जो आपकी जो है ना ड्रेस, थोड़ी सी रोजीना ऊंचा बोलेंगी क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल मध्यम आ रही है। आपका क्या नाम है? सॉरी, कहकशां मेरा नाम। प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने बताया, और मैं अब कोशिश करूंगी जब भी हम ब्रेक के बाद आए ना, तो इसलिए आइंदा याद रखूंगी इंशाल्लाह। कहकशां, जरा गुलजार भाई को कहिए कि थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा कर दे। बिल्कुल जी। वॉल्यूम का वो कोई कभी कभी ये होता है, अक्सर कई दफ़ा होता है ना ऐसे ही है, कि बिल्कुल। बारिश भी आपको पता चल रही है तो लाइंस थोड़ी सी कभी कभी हमारी क्या कहना चाहिए, कहीं और मसले चली आ जाती जाते हैं कहीं कहीं ना कहीं। आपको पता है पानी चला जाता है, और ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। इवन आप किसी से बात भी कर रहे होते हैं, कभी सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये छोटे छोटे से मसले चलते रहते हैं। ये बताएं कि आपने हमारी डिश देखी कि अम्माद आज क्या बना रहे हैं? आई थिंक कॉलेज जा चुकी है। हेलो, हाँ, कॉलेज जा चुकी है। थैंक यू सो मच। रोजीना ने कॉल की और बड़ी रेगुलर माशाल्लाह हमारी कॉलर है, बाकी शोज़ में भी कॉल करती हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसके अंदर मैंने दूध शामिल किया था, और ये बिल्कुल हमारा जो पेस्ट है अब तकरीबन ये रेडी हो चुका है। और इसको फिर हमने उसी तरह जब ये हमारा दूध बॉयल हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। पकाने के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि ये देखें बहुत ही खूबसूरत मिट्टी के पॉट्स, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं,
इसमें अगर आप इसको लगाएं और बिल्कुल उसके बाद ऐसे ढक के आपने रख देना है इसको, ठीक है ना जी। अच्छा माद, पहले दौर में आपको पता है छोटे छोटे से मट्टी के प्यालों में स्वीट डिश डाल के भी देते थे, बिल्कुल ऐसे ही। ये जिसमें मैंने चीनी रखी हुई है और एक में मैं बना के भी लेकर आया हूँ, वो यहाँ पे डिस्प्ले भी मैंने किया। अच्छा, इसमें ना ठंडा भी रहता है, जैसे हमें स्वीट डिश ठंडी पसंद होती है जो कि आज हम फ्रीज़र में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, तो इसमें पहले दौर में इसमें रखी जाती थी क्योंकि फ्रीज़र और फ्रिज वगैरह तो नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने एक और बड़ी मज़े की बात की, और ये वही बात है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से थोड़ा सा फेड हो चुकी हैं, यानी कि अब कम हमने कर दी हैं। आप कह लीजिए वक्त की कमी है, शायद हम इतना ज़्यादा इन डिटेलिंग्स में नहीं जाते, लेकिन यकीन करें कि जो कहकशां ने बात की है, मिट्टी के प्याले में अगर आप पानी पिए या मिट्टी की हांडी, मटका हुआ करता था जिसमें पानी रखा करते थे और वो पानी ठंडा रहता था और सब वहाँ से पीते थे। इवन के कहा जाता है कि जो मिट्टी का बर्तन है उसमें पानी पीने से शफा है, आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आजकल हमने ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे आज भी देहातों में इस तरह किया जा रहा है जहाँ पे हमारे शहरों की तरह सहूलियात मौजूद नहीं है। ऐसा ही है अमाद? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और आज अमाद हमें पुराने दौर में लेके जा रहे हैं, ये बर्तन लेकर आए हैं कि हम अपना जो भी हमारा कल्चर था उसको याद रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने कहा जरा आज थोड़ी सी पुरानी यादों को हम दोहराएं। अच्छा, अभी भी अगर आप जाएं तो बेकरीज में क्या होता है कि वो अब इसको कहीं ना वो इसी में मीठा सर्व करते हैं। दही आज भी इसी में बनता है। दही, और स्पेशली जो बड़ी बेकर्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जो स्वीट शॉप्स हैं, वो क्या करते हैं कि मीठा बना के इसी तरह मिट्टी के प्यालों में रख देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ज़रा उसके रेट भी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं इस वजह से। तो घर पे अगर आप ये छोटे छोटे एहतमाम करें, यकीन करें प्रेजेंटेशन बहुत उसकी अच्छी हो जाती है, और जैसा कि हमने कहा कि जी उसका टेस्ट डिफरेंट है। यहाँ पर कहकशां हमने क्या करना है जी, एक हमने मुख्तसर से वक्फे पे जाना है, वापस आकर बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों के लिए मौजूद, हमने अभी तहमीना से भी जाके मिलना है, और साथ ही साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त हमने नंबर शामिल किया, और हमारे और भी दोस्त होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। आप लोग देख रहे हैं K2 सहर, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन, सुबह बखैर। K2 सहर में कहकशां राजा आप लोगों के साथ मौजूद है और मेरा साथ निभाते हैं अम्माद, और अम्माद लगे हुए हैं मुसलसल कुकिंग करने में। और बिल्कुल जनाब, आपको बताते चलें कि मंडे और ट्यूसडे को रिदा इमरान आपके साथ होती हैं, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मिशी अपने खूबसूरत से अंदाज में प्रोग्राम करती हैं, और सैटरडे इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे, यानी कि कहकशां और अम्माद। और खाने पकाने की तो बातें हो चुकी हैं, और जहाँ खाने की बात आती है, फ़िटनेस का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और हम इजी हो जाते हैं कि भाई ये तो कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं। लेकिन हमें आपका एहसास है, और हमने एक स्पेशल सेगमेंट डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है और अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना है। और हमारे साथ हमारे इस सेगमेंट में तहमीना मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे, और आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्यों ना माँ चलें हम अपने फिटनेस सेगमेंट की जाने। बिल्कुल जी, चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जी मैंने इसमें जो कैरमल था वो ऐड कर दिया है। अब इसका कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत बन गया है। 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और दही यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, ये मैंने इसमें शामिल करना, जब ये बिल्कुल नीम गर्म यानी कि मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो दही शामिल करके हम इसको इस ज़बरदस्त से मिट्टी के प्याले में लगा के जमने के लिए रख देंगे। आज की रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन, और अब आप जल्दी से जाइए, जाके ज़रा तहमीना के साथ देखिए कि 3rd वीक में क्या आपके लिए वो एक्सरसाइज लेकर आई हैं। Thank you so much Kahkashan and Ammad, and welcome back to Fit at Home series with Tahmeena only on K2। अच्छा, आज जो हमारा वर्कआउट है, बिकॉज वी आर गोइंग इन अ सीरीज, तो हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे लोअर बॉडी का वर्कआउट। अच्छा, ट्रिक और टिप ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं लोअर बॉडी का वर्कआउट करने से क्योंकि इट्स पेनफुल, लेकिन आपने हमेशा ये माइंड में रखना है कि लोअर पार्ट जो है आपकी बॉडी का वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसको मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जो है वो आपकी लेग्स के ऊपर है। और चूँकि लेग्स बड़ा मसल है, उसमें आपके क्वाड्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, आपके कैव्स हैं, शिन्स हैं, ठीक है। तो आपने किसी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना। जब भी आप लेग्स ट्रेन करते हैं तो आपने सारे मसल्स को ट्रेन करना है। तो मैंने आपको बताना है कि घर पे बैठे बैठे आप कैसे लेग्स का वर्कआउट कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो अगेन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, तो वार्म अप आपने कर लेना है, और उसके बाद जो पहली एक्सरसाइज है वो हमने क्या करनी है, उसको हम कहते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट, बेसिक स्क्वाट, जो आपकी सिटिंग पोजीशन है कि आपने पाँव इतने खोलने हैं जितने आपके शोल्डर्स हैं या आपकी
बेस लाइन है, यानी आप उतने शोल्डर्स ओपन करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि हाथ आप स्ट्रेट रख लें या कमर पे रख लें एंड यू ट्राई टू सिट बैक, ठीक है, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, ठीक है, वैसे ही आपने करना है। जनरली आप लोग यूं जाते हैं या फिर हाफ वे जाते हैं तो वो वर्क नहीं करती एक्सरसाइज, तो मेक श्योर कि आपकी फॉर्म ठीक हो। अब हाथ सामने रखने से ईजी होता है व्हेन यू आर गोइंग डाउन, तो आपने इनहेल डाउन एंड एक्सहेल अप, इनहेल डाउन एंड एक्सहेल अप। अब आपने ये 15 रेपिटेशंस करनी है, स्लोली स्लोली, इनहेल डाउन एंड एक्सहेल अप। और उसके साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है, मुझे पता है कि आप बहुत फिट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ खुद को थकाएंगे, आपके मसल स्ट्रेन नहीं होंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आपकी फॉर्म ठीक हो, और जितना स्लो आप करेंगे उतना आपके मसल्स बर्न करेंगे और चर्बी थोड़ी सी आपकी ज्यादा बर्न होगी, ठीक है। ये आपने 15 रेपिटेशंस कर ली, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि स्क्वाट आपके पूरी लेग्स पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो अब हमने करने हैं अडक्टर पे, ठीक है। अडक्टर इज लाइक आउटर पार्ट ऑफ योर लेग्स, तो वो आप चाहें तो कोई सपोर्ट ले ले। आपने सपोर्ट ली फॉर इंस्टेंस, तो आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए, नीज आपने स्लाइडली बेंड रखने हैं एंड अप एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। अब अगर आप इस सपोर्ट के बगैर भी कर सकते हैं तो तब भी आप यहाँ पे हाथ रख लें एंड देन यू गो बैक। पोजीशन का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। अब मैंने जो बेसिकली मैं स्ट्रेट खड़े होकर बगैर किसी सहारे के कर रही हूँ, तो मैं अपने एब्स पे भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है एब्स को हर चीज़ में लाना, क्योंकि हर चीज़ में तो है ही हैं। तो इसलिए आपने एब्स को टाइट रखना है ताकि आपका कोर भी बाकी बॉडी के साथ साथ वर्क करे। 15 रेपिटेशंस ऑन वन साइड, 15 ऑन दी अदर साइड। अब ध्यान रखना है कि पाँव आपका बिल्कुल साइड पे जा रहा है, आपने यूं पॉइंटेड नहीं करना। 15 रेपिटेशंस हो गई आपकी इस साइड पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं लंजेस। इसी तरह स्ट्रेट खड़े हुए, हाथ यहाँ पे रखें, एक पाँव पीछे एक पाँव आगे एंड ट्राई टू सिट डाउन। अब आप जितना जा सकते हैं आप जाएं। अगर आपको लगता है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, डजंट रियली मैटर, आप यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जाएं। मेक श्योर कि सिर्फ आपकी पोजीशन ठीक हो और आपका जो फ्रंट नी है वो आगे ना जाए, ठीक है, क्योंकि हमने नीज को हर्ट नहीं करना, क्योंकि नीज हर्ट हो जाते हैं तो सारे काम रुक जाते हैं। 15 रेपिटेशन एक साइड पे, 15 रेपिटेशन दूसरी साइड पे, ये, ठीक है। बेंड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल। और आपने कोशिश करनी है कि क्रॉस नहीं करना। मैं प्लीज कैमरे के सामने आपको बता रही हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो यूं जाते हैं। अगर पाँव क्रॉस हो जाएं तो आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपके पाँव मुख्तलिफ एंगल्स में है, यानी अगर राइट पाँव इस साइड पे है तो लेफ्ट और राइट पाँव के बीच में आपका गैप होना चाहिए एंड देन यू गोइंग बैक। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। ये हो गई आपकी क्वाड्स की एक्सरसाइज। अब हमने कर दी है हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अभी हम एक्सरसाइज जनरली कर रहे थे उसमें ही हमने थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि अब हम बैक साइड पे जाएंगे, लाइक दिस, बैक, लाइक दिस एंड बैक। बैक साइड पे थोड़ा सा कमर को आपने बेंड किया एंड देन यू गो बैक, ठीक है। सेम 15 रेपिटेशन एक साइड पे, 15 दूसरी साइड पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैब्स को ट्रेन, ठीक है, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, बहुत जरूरी है। स्ट्रेट खड़े होके, कम ऑन योर टोज एंड अप, ठीक है। अब आपने ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने इनहेल किया अप एंड एक्सहेल डाउन। अब जब आप एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम उसके साथ वेट ऐड करते हैं, यानी दोनों हाथों में आपने डंबल्स उठा लिए और उसके बाद जो है आप सेम यही चीज़ कर रहे हैं। तो आपने सेम ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये आपने 15 और 20 रेपिटेशंस करनी है। उसके बाद आपने जो लास्ट एक्सरसाइज करनी है उसको हम कहते हैं गुड मॉर्निंग्स। अच्छा, गुड मॉर्निंग्स में क्या है कि आपने हाथ पीछे रखे, यहाँ कमर पे, सॉरी नेक के पीछे यहाँ रखे। आप चाहें तो कोई वेट होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप यूं बेंड करेंगे लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से बेंड करेंगे। अब कमर आपने सीधी रखनी है, आपने यूं नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट बैक रखनी है, हाथ रख के गो बैक एंड अप, ठीक है। सेम 15 रेपिटेशंस आपने इसकी करनी है। अब ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपकी, इनके बेसिकली आपने 3 सेट करने हैं और जब आप एक सेट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बीच में आप 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने के बाद जो है फिर आप दोबारा से एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। अच्छा, अब ये जितनी भी सारी एक्सरसाइजेज हैं, अब फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
कि जो थोड़े एडवांस होंगे वो कहेंगे यार तहमीना क्या बता रही है, ये तो पीस ऑफ केक है, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने करना क्या है कि घर के अंदर ही, फॉर इंस्टेंस आपके पास वेट नहीं है बट आप बिगिनर भी नहीं हैं, तो हमने थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देनी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ऐड क्या करनी है कि जैसे आप लंजेस कर रहे थे जो मैंने बिगिनर लेवल पे बताया है, अब इसमें क्या करना है, जो एडवांस लोग हैं पल्स पल्स, ठीक है। अब दिस बर्न्स अ लॉट, ठीक है ना, जो करते हैं उनको पता है कि ये कितना बर्निंग है। सेम 15 रेपिटेशंस आपने इसी तरह से पल्सेस में करनी है, उसके बाद आप दूसरी साइड पे चले जाएंगे। और अगर मिसाल के तौर पे जैसे मैंने डेडलिफ्ट बताया है, तो फॉर इंस्टेंस आपके हाथ में कोई हैवी चीज़ है तो आपने इसी तरह खड़े होके हैवी चीज़ के साथ आप बेंड डाउन करेंगे एंड देन यूर कमिंग अप, या आप बैक पे रख लेंगे। तो अब ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है, फॉर इंस्टेंस अगर जैसे मैंने बताया था कि क्या फ्रेजेस हैं, तो यू विल लिफ्ट इट अप, और अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज चाहिए तो यू गोना डू जंप स्क्वाट्स, ठीक है, लाइक दिस। अब ये एडवांस एक्सरसाइजेज हैं लेकिन सबके लिए वेरिएशन है, बट द मेन थिंग इज कि आप करेंगे। और इसी तरह से स्क्वाट जंप्स है जो मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ बिफोर आई फिनिश, कि अगर आप एडवांस है और स्क्वाट्स आपको बिल्कुल बिगिनर लगते हैं, जंप सेम एक्सरसाइज, लेकिन चूंकि आपको बॉडी वेट भी कंट्रोल करना है और आपने अपना फॉर्म भी बरकरार रखना है, तो यू कैन डू इट। माई हार्ट रेट इज अप। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपने 3 से 4 दफ़ा रिपीट करनी है, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, आपसे पूछूंगी हाउ डिड इट गो। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच तहमीना, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज बताती हैं कि जो कि हमारी घर बैठी ख़वातीन या मर्द भी कर सकते हैं, जिसका भी ये मसला है बेली फैट का, वज़न बढ़ गया, क्योंकि आजकल हमारी रूटीन ऐसी हो गई है कि बैठ के हम काम करते हैं, हिलना हमने नहीं होता, ठीक है, तो ऑफिस में बैठ के तो बेली फैट का बड़ा मसला हो जाता है। तो फिर अगर ये एक्सरसाइजेज आप ट्राई करते हैं और आप कोई फ़र्क देखते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और तहमीना थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज बताती हैं जो कि बहुत आसान है, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। लाइक आपका खाली पेट होना चाहिए, बस ये कि किसी भी टाइम कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट इज़ कि फिट एट होम के घर पे अगर आपके पास ज़ाहिर बात है ये जो वक्त है, अगर आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, आपके जो घर वाले हैं, सॉरी घर वाला जो है वो ऑफिस चला गया है, बाकी घर वाले भी अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं, तो फिर आपके पास थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए और उसमें जनाब अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो दें। वैसे क्या कौन रहा है, चेक किया आपने? नहीं वाकई आप देखिए, खातून खाना घर का ख्याल रखती होती है, ठीक है, घर के हर फर्द का ख्याल रखती है, लेकिन अपना ख्याल रखना ना जाने वो क्यों भूल जाती हैं। लेकिन हम उनको एहसास दिलाते हैं कि भाई खुद को निगलेक्ट नहीं करना, आपने अपना ख्याल रखना है और फिट स्मार्ट रखना है, मेरी तरह। बिल्कुल जी। फिट एंड स्मार्ट से मुझे याद है कि एक और बहुत ही फिट एंड स्मार्ट बड़ी ने, दोस्त ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो यहाँ मौजूद होते हैं, जो कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ऐसे करना तो आप समझ जाइए कि आपने मुस्कुराना है। लेकिन जनाब अयान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? हमारे मिजाज बढ़िया हैं। नहीं आप मुझे ये बताएं, आप बंगाली बने हो या सराइकी बने? नीचे आपने खुसे पहने हैं, एक ही कहना है। सॉरी नहीं, बंगाली मैंने कोशिश की है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये देख नहीं रहे आप? मतलब बांग्लादेश में हैरी पॉटर बना होता ना, आप ही बनते वैसे। यकीन करें, वो भी उबला हुआ। ठीक है, उबला हुआ नहीं यार, मैंने नहीं कहा, आपने खुद कहा। मैं अपनी तारीफ खुद भी कर लेता हूँ। ये बताइए अयान, कैसा गुजरा आपका ये हफ्ता? शकुंतला बहन मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? नहीं आप लोग माशाल्लाह आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, और थीम भी आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा चूज किया है और अच्छा उसको कैरी कर रहे हैं। तो आज क्या बनाया आपने, ये तो बताइए। मैंने यार रिपोर्ट दें। यस, मुश्ती दुई इसको कहते हैं बेसिकली, और मुख्तलिफ तरीके से भी लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। बेसिकली मीठा है उर्दू और नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, दुई मतलब दही, बंगाल में इसको दही कहा जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्पेशली जो उनके त्यौहार हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्वीट डिश है ये बहुत ही मतलब आपके लिए मज़े ले लेके खाई जाती है। लेकिन अभी मसला ये है, सीन ये सर जी, अभी आपने इतने दूर रख दी है कि हम दोनों नहीं खा सकते। अभी आप ट्राई कर भी नहीं सकते। ओ नहीं, बल्कि कर सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग। जो घर से मैं बोल बनाकर लेकर आया हूँ, मैं इनको भी ट्राई कराऊंगा। लेकिन अभी क्या किया जी, हमने उसको ठंडा होने के लिए दूध को रख दिया है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमने उसमें दही शामिल करना है। एक दफ़ा उसको आप वो फेंटा जो होता है चूल्हे की मदद से उसको मिक्स करके मट्टी का जो प्याला है उसमें आपने जमा के रख देना है। नहीं जमाने के लिए दही को आप मीठा। अच्छा मुझे सच बताएं, आपने कभी मीठा दही नहीं खाया? नहीं, मैं दही नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? नहीं खाया जाता मुझसे।
आज हम आपको खिलाएंगे आज आप खा लूंगा इसके बाद आप खाएंगे आज दोबारा। खा लूंगा, आज आपने टेंशन या तो खाएंगे या कभी नहीं खाएंगे, दोनों सूरतें हैं। दही तो बेसिकली बड़ा आप कह लीजिए एक ऐसा कंपोनेंट है, मतलब आप कह लीजिए सोर्स ऑफ कैल्शियम आपको फ्री में लाइक मिल रहा है। आप देखिए अमाद, इसको आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं दाल के साथ, चावल के साथ, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ दही नहीं खाया जाता। चिकन टिक्के के साथ भी दही नहीं कभी खाया, बिरयानी के साथ भी रायता नहीं मुझे खाया। बिरयानी नहीं पसंद। चले आप अयान, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कोयटा से और हम नहीं नमकीन नहीं, गोश्त मेरा खा रहे हैं। कहने का मतलब है आप इसी प्लेनेट से ताल्लुक रखते हैं। Yes. मैं बिल्कुल इसलिए नहीं, तो मैं नहीं। सुलझाव आदमी हूँ और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ लेकिन नहीं मैं देखिए, वो खा जैसे उन्होंने जिक्र किया ना कोयटा में वो नमकीन गोश्त, तो वहाँ पे दही उस चीज़ में इतना ऐड नहीं किया जाता, बट आप ये भी ट्राई कीजिए, यकीनन आपको मजा आएगा। आपके हाथ का तो कुछ भी खा लूंगा, तो आप बहुत- मार भी खाएंगे तो खिलाएंगे तो खा नहीं लूंगा। नहीं मेरा भाई, मैं माशाल्लाह मुझसे कुछ 4 इंच बड़ा ये बंदा और मुझे कह रहा है तो मैं किधर जाऊंगा, स्क्रीन पे कह सकता है बस। एनीवे, जैसे कि हमारा ये भी एक आप कह लीजिए थीम है या पार्ट ऑफ द शो है कि हम मुख्तलिफ कल्चर्स पे, मुख्तलिफ खित्तों पे, मुख्तलिफ इलाकों पे, हम बाउंड नहीं है स्पेसिफिकली किसी एरिया पे। जैसे आज हम अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को जनाब एक तरह से ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारी जो लुक्स हैं उसके थ्रू भी, और बहुत खूबसूरत आपने कभी गाना भी सुना। लेकिन आप आज हमें कहाँ की सैर करवा रहे हैं? आज जी हम जहाँ की सैर करने जा रहे हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा एक नया इनिशिएटिव है ग्राउंड ज़ीरो के नाम से, जो कि आप ग्राउंड ज़ीरो पीके के नाम से ट्विटर, इंस्टा, थ्रेड्स, फेसबुक, यूट्यूब सब पे आप फॉलो कर सकते हैं उसको। हम उस पर पॉडकास्ट भी आते हैं। तो हम करने गए उस दिन, एक इवेंट हुआ है डिजिटल पाकिस्तान के नाम से। तो उसको जब हम कवर करने गए वहाँ पे हमें एक रशियन साहब मिल गए जो कि प्रेस अटैची थे वहाँ पे एम्बेसी ऑफ रशिया में। तो उनका हमने इंटरव्यू लिया, तो हमने उनको बोला कि आपको रशिया और पाकिस्तान की सिमिलैरिटी, हमने उनको फंसा दिया लाहौर और कराची की डिबेट में। तो वो आप देखेंगे ना, आप जब तो समझ आ जाएंगे कि वो मतलब मज़े का उनके साथ डिस्कशन हुई है बड़ी। तो रशिया भी घूम आए हम उनके साथ साथ, इस्लामाबाद, वो लाहौर, कराची सब घूम आए, और खाने भी हमने काफ़ी डिस्कस किए। तो आप देखेंगे आपको यानी आपने ज़बरदस्त को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। वो हमारे इंतखाब भाई हैं, उन्होंने जो है बड़ा उनको तंग किया, लेकिन उनको बड़ा मज़ा आया और हमें भी बड़ा मज़ा आया देखते हुए सुनते हुए। इंतखाब साहब के इंतखाब बड़े अच्छे होते हैं जी, और क्या कहने। चल के फिर हम मेरा ख्याल है देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं। पहले ब्रेक करते हैं, हाँ, पहले ब्रेक करें इसको। आपके क्या क्या कहना चाह रहे थे आप इसमें? लेकिन उससे पहले कोई बात नहीं। अच्छा, ज़िंदगी में वक्फा भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और इसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। और बिल्कुल जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करेंगे एक पैकेज के बारे में। और जैसे कि हमारा एक सेगमेंट है और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अयान और सैफ का नाम मैं अक्सर मिक्स कर देती हूँ। अभी फिर मैं सैफ बोलने वाली थी ये मुझसे मेरे कोई साथ मसला नहीं, शकुंतला बहन, कोई मसला नहीं। आपकी तो ये शेड बना दी इन्होंने। कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, बस मैं खूबसूरत लगनी चाहिए हूँ। नाम कोई भी आप पुकार सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बिल्कुल जनाब, हमारे पास एक सेगमेंट होता है जो कि है जिसका नाम है नया क्या है, और आज हम उस सेगमेंट में हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आयान? वही जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो हम रशिया आपको ले जाएंगे, क्योंकि रशियन हमारे पास आए थे और हम उनके ज़रिए जो है रशिया से होके आए हैं और उनको पाकिस्तान की सैर कराई है, तो वो हम आपको दिखाएंगे आज। और वो हम अपने देखने वालों के लिए भी पेश करते हैं ताकि वो भी रशिया की सैर कर लें और एंजॉय करें इस गपशप को। बिल्कुल जी। I have been here for almost 2 years and I have really enjoyed Pakistan so far. I have visited Punjab, KPK, Islamabad obviously. Unfortunately, I haven't been to Sindh or Balochistan, but I have a few years ahead, so I will catch up on this. Okay, and which is your favorite city? Like you have lived mostly in Islamabad, I think. But of all the cities you have visited, which one is, you had a good, best experience or you loved? Islamabad is a very comfortable city to live in because it looks more like Moscow or other Russian cities, and it has good infrastructure. It's very clean, it's very beautiful. People here are very friendly. At the same time, when I visited Lahore, I felt that the cultural pulse is in Lahore, and that all festivals, all exhibitions and all cultural life, it's all bustling in Lahore, not in Islamabad. So I would say that definitely the cultural heart of Pakistan is in Lahore, in my opinion. Right. The people from Karachi would really want it. But let me, brother, ask you, before asking about the event,
what is your favorite food in Pakistan? Like, what do you love to eat here? First, I would like to apologize to the people of Karachi. I've never been to your beautiful city. I'm planning to visit it this year, and maybe I will change my opinion on the cultural heart of Pakistan. As for the Pakistani cuisine, you know that we people who live in Russia, we are not very fond of spicy food, and Pakistan cuisine is very spicy. I would say it's extremely spicy. Even when we ask for non-spicy food, what is non-spicy for a Pakistani person is very spicy for a Russian person. But of course, your naan, your meat is very good. Mutton, chicken karahi, that's chickpeas. Biryani. Yes, biryani. Rice it's delicious. So whenever you visit Karachi, we have, you know, there is a famous thing, the Lahore biryani and the Karachi biryani. They always compare that. Karachi itself, ours is the best biryani. Lahore is, obviously, they claim otherwise. So I hope I will have a chance to compare this year. क्या बात है जी, क्या बात है जी। मतलब इंतखाब साहब ने थोड़ा वक्त से नहीं डाल दिया उनको। वो उन्होंने इंतखाब भाई ने उनको ऐसे फंसाया हुआ था कि वो बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कि पॉलिटिकली मैं करेक्ट किस तरह हूँ, कि मैं लाहौर को भी ना ख़राब करूँ, कराची को भी ना ख़राब करूँ, लेकिन फंसा दिया। लेकिन उन्होंने अच्छा जवाब दिया आगे से उन्होंने। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए इस चीज़ को उन्होंने कितनी खूबसूरती से डील किया, और ये बहुत ज़रूरी है। अमूमन ये होता है कि हम लोगों में यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि इसको फ़र्क डालने को बड़ा फ़ख्र से हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि जी वो कराची देते कोई अन्य चंगे नहीं थे, लाहौर दे चंगे तो वगैरह वगैरह। लेकिन वैसियत पाकिस्तानी, हमारा हर ख़ित्ता, हमारी हर जगह, हमारा हर कल्चर, हमारी हर ज़बान हमारे लिए उतनी अहमियत की हामिल है कि जितनी की नेशनल लैंग्वेज है। बेशक। और उन्होंने ये एक बहुत ही अपनी गुफ्तगू में एक मैसेज दे दिया टेक्निकली कि आप जो है किसी एक जगह से जो है मोहब्बत जो है, मोहब्बत का जज्बा सिर्फ एक किसी ख़ित्ते इलाके से नहीं किया जा सकता। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़, जैसे कि हम जिक्र करते हैं कि ग्लोबल विलेज और मोहब्बत का पैगाम ही है जो हम बांटते हैं, जैसे कि आज भी हम बांट रहे हैं अपने मगाली भाइयों के साथ। तो ये सिलसिला जो है इसको इसी तरह जारी सारी रहना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं ना दिलों में मोहब्बतें होनी चाहिए, और बाकी मामलात तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी के। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। बट थैंक यू सो मच अयान, बड़ा मज़े का हमें एक अच्छा, एक ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसके अलावा भी अगर आपने किसी जगह की सैर करनी है, आप कोई किताब पढ़ लें, आजकल इंटरनेट है, आप कोई व्लॉग देख लें, तो आपको ऐसे ही महसूस होता है जैसे आप उस जगह से होके आ गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपने फिजिकली उस जगह पे जाना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें उस जगह पे ले जाती हैं। आपकी वैसे क्या राय है बिरयानी के बारे में? आई लाइक बिरयानी सो मच। अच्छा, मतलब कि मैं भाई खिला अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि बिरयानी नेशनल फूड के जैसे हर घर में हर किसी को पसंद होती है। तो मुझे इसीलिए लगा कि अयान का ताल्लुक कहीं अलग जगह से है। मैं खा लेता हूँ क्योंकि पठान ये है कि पठान मिर्चें कम खाते हैं ना, ये एक अच्छी चीज़ है। बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैंने जो पहली दफ़ा खाई थी बिरयानी, वो हमने कराची में खाई थी, और वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा हमने कहाँ से मंगाई थी, बड़ी फेमस जगह थी उन दिनों, हमने वहाँ से खाई थी। और जब मैंने पहली दफ़ा उसको टेस्ट किया, उसके बाद से ट्रॉमा है। मैं जब भी देखता हूँ मुझे मिर्च याद आ जाते हैं, फिर मैं नहीं खा सकता। अच्छा, मिर्चों की वजह से आप शायद नहीं? मुझे मिर्चों की वजह से मुझे वो अच्छा, बिरयानी से होता है थोड़ा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जी प्लान करते हैं नेक्स्ट शो में मैं आपको एक कम मिर्चों वाली बिरयानी इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। पुलाव खिला दें सर। चलो पुलाव बना लेंगे भाई। अच्छा, एक पठानों का पुलाव बहुत मज़े का होता है, उसमें मिर्चें नहीं डलती। हमारे पड़ोस से आया था और यकीन माने मैंने टेस्ट किया और इतना ज़बरदस्त था। लेकिन वो बनाते पता नहीं किस स्टाइल से, हमें ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत नहीं, आप फिक्र मत कीजिए जी, नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम पुलाव बनाएंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता हर जगह की डिश को डिस्कवर करेंगे और आपको टेस्ट कराएंगे, और नाजरीन तो देख के टेस्ट कर लेंगे यकीनन। वो कहते हैं ना, जैसे हमने अभी रशिया की सैर की, तो फिर जो भी डिश बनेगी आप उस जगह की सैर कर लेंगे और उसका जायका भी चख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पुलाव बनाएंगे। वी हैव अ कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मंजूर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। मंजूर भाई खुश आमदीद, वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। सर कैसी गुजर रही है आपकी सुबह और कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। कोई आपकी सजेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें या गुफ्तगू करें? यार वो जो अभी स्वीट डिश बनाई है ना, उसका पूरा दिखाया नहीं है, क्या बात है?
किस हवाले से आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि स्वीट डिश आपने दिखाई नहीं है, तो पूरी नहीं दिखाई, आप फिक्र ना करें, अभी मैं जा रहा हूँ और जाके मैं आपको वो मिट्टी के प्याले में जब वो जरा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, जो दूध गर्म किया है ना, उसमें वो दही नहीं डाला, तो वो बताए ना कैसे, मैं देख रहा हूँ काफी देर। मंजूर भाई क्या बात है, माशाल्लाह, इसका मतलब आप शुरू से शो देख रहे हैं, आपने मिस नहीं करना क्योंकि अभी प्रोसेस बाकी है। अभी मैंने ज़रा दूध को ठंडा होने के लिए रखा है, उसमें मैं दही शामिल करूंगा और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आपने देखना है पूरा प्रोग्राम, ठीक हो गया? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वेल जनाब, आप लोग भी अगर देख रहे हैं कॉल करके हमारी डिशेस को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बताई कोई हम डिश बनाएं, कोई रेसिपी बनाएं, तो हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा कोई और सजेशन आप प्रोग्राम के हवाले से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। नंबर जो कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, अम्माद बहुत अच्छे से बताते हैं, तो इसलिए अम्माद बताएंगे। मैं तुसा की दास्तां मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बंगाली में तो मैं अच्छा एक बड़ा मजे का वर्ड मैं भी उसको थोड़ा याद कर रहा हूँ, और हमारे पास जब सैफ आएंगे मैं चाहूंगा कि आप वो पूछेंगे, वो सैफ आएंगे तब पूछेंगे। हाँ। क्योंकि इनसे हमने वो वाली जो फॉर्मेलिटीज है ना डिस्कशन हो चुकी हैं, तो सैफ से करेंगे। बट थैंक यू सो मच अयान, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया हमेशा की तरह, और गुफ्तगू इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग रखेंगे आगे। नेक्स्ट हम क्या आप लेकर आ रहे हैं कुछ उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अलविदा करें जी अयान को, आपको पता है एक बहुत ही, जिस तरह हमारे एक रवायती एक सेगमेंट है, मतलब हम हमेशा शामिल करते हैं कि ओल्ड हमारे जो सिंगर्स या जो हमारे सॉन्ग्स हैं वो कहते हैं ना कैसे मौसीकी रूह की ग़िज़ा, तो मौसीकी भी साथ साथ प्रोग्राम में होनी चाहिए। और आज जो हमारा ओल्डी गोल्डी नंबर है वो नाज़िया हसन की आवाज़ में है, और नाज़िया हसन को आपको जैसे कि पता है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, और कम उम्री में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में नाज़िया हसन ने गाना स्टार्ट किया, और जो गाना उन्होंने गाया अपनी जगह उसकी अलग ही हैसियत है, और उनको पॉप स्टार कहा जाता है, बल्कि कहा जाता है। अपने दौर का आप कह लीजिए कि अपने तरह से क्लासिक था। और मज़ेदार बात है कि ख़ास कहकशां की फरमाइश पे इत्तफाकन मैं भी उसको बना रहा था, तो चल के वो गाना देखेंगे। उसकी वजह हम गाने के बाद बताते हैं। हम बाद में बताते हैं, चल के सॉन्ग देखिए और फिर वापस आते हैं। वेल जनाब, खूबसूरत सा ट्रैक आप लोग एंजॉय कर रहे थे नाज़िया हसन की आवाज़ में, और नाज़िया हसन का ट्रैक प्ले करने का जैसा कि मैं बताई थी, जब हम ट्रैक से वापस आएंगे तो आपको मैं बताऊंगी। बिल्कुल जी, नाज़िया हसन 35 साल की कम उम्र में ही कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई, और अगस्त में उनकी बरसी मनाई जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना उनका ट्रैक अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए। सो कितने खूबसूरत अंदाज में वो परफॉर्म कर रही थी अमाद, और हाउ शी ड्रेसअप और हाउ शी कैरी हर सेल्फ, मतलब वो बहुत बेहतरीन एक अंदाज, गाना तो एक अलग चीज़ है लेकिन अपने आप को किस तरीके से वो कैरी करती हैं वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ था। और अपने भाई के साथ उनके मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं। और एनीवेज, ये स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक और हमारे टीम मेंबर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सैफ, आपने देख तो लिया होगा कि आज हम क्या बने हुए हैं। आप लोगों ने बांग्लादेश का लग रहा है मुझे, स्पेशली अमाद भाई का तो ज़्यादा ही लग रहा है। क्या लग रहा है? कि बांग्लादेश की जो है कि वहाँ पे इलेक्शन के लिए तो नहीं खड़े हो रहे कि हाँ, मैं कुछ चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एनीवे अच्छा सैफ, मैं आपसे कुछ पूछूं, आप पहचान लेंगे मैं क्या पूछ रही हूँ? ट्राई कर लें। बंगाली जुबान में अपनी के मो नेछे, अपनी के मो नेछे, कैसे हैं आप? क्या बात है। क्योंकि असल में ना ये बड़ा कॉमन है, हम लोग जो पहले सेंटेंसेस सीखते हैं वो यही होते हैं कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। और तो फिर यकीनन जब मैंने ये कहा ना कि हम वो फॉर्मेलिटी अयान के साथ कर चुके हैं तो सैफ के साथ करेंगे, तो फिर यकीनन आपको गैस हो गया होगा कि ये किस तरह के अल्फाज हैं या क्या इनका तर्जुमा हो सकता है। नहीं, मैंने गैस किया इसको, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। और वैसे मैं जो भी आप लोगों ने म्यूज़िक प्ले किया हुआ था नाज़िया हसन का, मुझे मेरा बचपन याद आया। और ये चीज़ें मतलब वैसे तो बड़ा टाइम हुआ म्यूज़िक को सुने हुए, लेकिन जब बचपन याद आता है, ये नाज़िया हसन हो गई, इस तरह से हारून होते थे, शहजाद रॉय होते थे, और इब्रारुल हक होते थे, तो हदीका कियानी, बहुत सारे परवेज़। हाँ, और अगर फिर उस तरह मतलब जाते जाएं तो फिर बहुत सारे ऐसे ड्रामा सीरीज़ हैं। बिल्कुल, वो बंदा जब देखता है तो बचपन में बिल्कुल खो जाता है। और ये हमारी एक इसके साथ एक ऐसा लगाव है, अभी लगा हुआ था, और मुझे वो अपना ना बिल्कुल बचपन याद आ रहा था जब मैं सुनते थे हम, और या टीवी पे लगता था। और मज़े की बात है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि शायद ये पुराने ट्रैक हैं। लाइक अगर आज के भी एरा में अगर आप सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे शायद ये आज के यंगस्टर के हिसाब से। मैं एक बात बताऊँ, मैं जब हम छोटे थे तो उस टाइम का जो मतलब ये म्यूज़िक जो है नया कंसिडर किया जाता था,
और ये जब हम सुनते थे और हमारे वालिदैन वो पुराना म्यूज़िक सुनते थे, हम कहते हैं इतना पुराना म्यूज़िक सुनकर उनको क्या मज़ा आना है। अब मुझे समझ आती है कि क्यों उनको क्या मज़ा, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में वो म्यूज़िक सुना था। अब ये वाले म्यूज़िक अगर हम आज से 10 साल बाद भी सुनेंगे तो हमें उतना ही इसमें मज़ा आएगा जितना कि पहले आता था। ऐसा ही है। अच्छा, आज के गानों में एक चीज़ ये फ़र्क है ना कि उसमें कोई लिरिक्स नहीं है और ना कोई म्यूज़िक है, कोई आपस में उनका लिंक नहीं मैच हो रहा होता, और मुझे नहीं पता वो हिट भी कैसे हो जाता। असल में वो जितना मेरा कम इल्म कहूँगा म्यूज़िक के बारे में कि मोस्टली अब तो म्यूज़िक मतलब जो उसके बेस है और उन चीज़ों की तरफ जो है तो लोग ज़्यादा टिल्टेड हुए हैं रादर देन लिरिक्स और इन चीज़ों की तरफ जाने के। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि बाज़ लोगों की आवाज़ भी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन वो गाना जब रिलीज़ होता है तो आवाज़ इतनी खूबसूरत बन जाती है। बड़ी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं। ये मैंने देखा है, ये बहुत सारे ऐसे सिंगर्स के मैंने देखे हैं जब वो ऑफ द कैमरा गाते हैं तो उनकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होती, और जब वो उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है तो बहुत आउट क्लास। तो मेरे ख्याल में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वॉइस जो है वो उनकी क्लियर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप दोनों को इंटरप्ट करूँगा। आप लोगों की बात से एक बात मुझे बड़ी मज़े की, जो कि मैंने भी इस पर सोचा बहुत कि ऐसा क्यों है कि हमें पुराने या अपने बचपन का म्यूज़िक अच्छा लगता है, उससे पहले का म्यूज़िक के साथ हम रिलेट नहीं कर पाते, या आजकल का जो लेटेस्ट ट्रैक्स आ रहे हैं क्यों नहीं रिलेट कर पाते। अब जो बच्चे हैं माशाल्लाह, जो आपकी जनरेशन है, उनको ये गाने बहुत अच्छे लगेंगे। बेसिकली क्या है कि जो आपकी कनेक्टिविटी है आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ के साथ, बचपन किसी का भी हो, कैसा भी हो, सबको बहुत प्यारा होता है। और बचपन में जो भी आपसे बातें कही जाती हैं, जो भी आप गाने सुनते हैं, और एक और बड़ी मज़ेदार आपको बात बताऊं, जायके और खुशबू, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो बचपन में आपने कहीं पे कुछ अच्छी खुशबू सूंघी है या कुछ अच्छा टेस्ट किया है, तो वो थ्रू आउट मेमोरी आप पूरी ज़िंदगी वो खुशबू, वो जायका या म्यूज़िकल धुन, आप उसकी खोज में लगे रहते हैं, जुस्तजू में लगे रहते हैं, और कहीं अगर आपको वो दोबारा आपसे मिल जाए तो आपकी सेलिब्रेशन ही और होती है, आपके अंदर जो खुशी है उसका एक ठिकाना ही और होता है। बैक टू द खुशी ये वाली। और जैसे कि जी हमारे बहुत प्यारे कॉलर ने हमें ध्यान दिलाया कि पायन कितने तुसी की कर रहे हो हैं, आपने दही जो है उसमें डाला ही नहीं। ये अब तकरीबन हमारा जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, नीम गर्म बेसिकली इसको हम कहेंगे हो चुका है। हमने क्या करना है जी, दही यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, और दही को हमने अब क्या करना है कि इस तरह आपने इसके अंदर, जब भी आप घर पे भी दही लगाएं तो कोशिश करें कि बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा गर्म दूध में नहीं शामिल करना। ये जी हमने इसके अंदर इस तरह शामिल कर दिया, ठीक है। और शामिल करने के बाद आपने क्या करना है कि ये स्पैचुले की मदद से इसको एक दफ़ा आपने यूं करके इस तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स कर लें, और दही मैंने बस फेंट के नहीं इसमें शामिल किया, आप चाहें तो फेंट के भी शामिल कर लें, जो आपको थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। जब ये जमेगा तो बिल्कुल ये इवन हो जाएगा, ठीक हो गया। और बिल्कुल इस तरह हमने इसको चमचा चलाया, और अब साथ ही ये जो हमारा मिट्टी का बहुत ही ज़बरदस्त सा प्याला है या बोल है, हमने इसको इसके अंदर इस तरह से शामिल कर दिया। ये जनाब यहाँ पे आ गया इसमें इस तरह। और अब आपने क्या करना है कि इसको 6 घंटे के लिए भूल जाना है। इस तरह आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको ऐसे बंद करके रख देना है। जब ये ज़रा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो आप इसे फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसके अंदर, जैसे आपको कहा था, फूड कलर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैंने शामिल नहीं किया। मैंने कहा बगैर फूड कलर के शामिल करते हैं, इसमें फूड कलर हमने शामिल किया है। अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे दही की मलाई होती है, और जैसे ही आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एक आपका दही जैसे जमता है प्रॉपर, उस तरह ये इसका ज़बरदस्त सा लुक है। और इस तरह दही आप लोग ज़रूर खाएं नाश्ते में, या जब भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाजमे के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक चम्मच लेके ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग चिया सीड्स डाल के दही में नाश्ते में भी लेते हैं, बड़ा अच्छा होता है। आपकी अगर डाइट की बात की जाए, अगर कोई वज़न कम करना चाह रहा है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक अगर आप करना चाह रहे हैं तो चिया सीड्स में प्रोटीन होता है, तो आप दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में, तो बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं सैफ कि आपकी बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो, गानों के हवाले से हो सकती है, किसी खाने के हवाले से हो सकती है, या कोई शरारत ऐसी? बचपन की तो ऐसी बहुत सारी यादें। अभी ये जब कुकिंग का भी अमाद कह रहे थे कि इसको जो है तो मतलब ये जो पका रहे हैं खीर टाइप, तो मुझे नहीं पता। अच्छा गैस लगाया है, ठीक है, क्योंकि मीठा है। मैंने तो जब उन्होंने उसमें उसको पोर किया ना, तो मैंने कहा ये कुछ इसी तरह की चीज़ बनेगी। वैसे एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसको जी मैंने अभी आयान को भी हमने बताया था कि मुश्ती दुई
के नाम से बांग्लादेश में इसको खाया जाता है, पसंद किया जाता है। दुई मतलब दही। अच्छा। और वहाँ पे जो त्यौहार होते हैं, शादियाँ या तकरीबात, उसके अंदर ये स्वीट डिश के तौर पे बहुत ही इसको मतलब उनके लुत्फ लेके वो लोग खाते हैं जी। और आपने भी जब भी खाया तो लुत्फ बिल्कुल लिया है जी। और मैंने इसका अभी आप लोगों को भी मैं ट्राई कराता हूँ। और बहुत ही ईजी रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी। और घर पे स्पेशली जो लोग दही बनाते हैं उनको तो ये मतलब बहुत ही ईजी लगेगी। लेकिन अगर आप नहीं बनाते, आप लोग वैसे भी जाके सोशल मीडिया पे देखें, दही बनाने की तो इतनी कहकशां ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं अवेलेबल कि कुछ आपने छोटे से प्रिकॉशन मेजर्स जो हैं वो देखने हैं और आप घर पे अच्छी क्वांटिटी में साफ़ सुथरे तरीके से अज्जा जो है बना सकते हैं। अच्छा जी, आप कह रहे थे ना बचपन को लेके, मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब हम छोटे थे तो ये अच्छे मतलब हम ये कहेंगे ना जो रेस्टोरेंट्स के खाने हैं जैसे कि कबाब और ये चीज़ें उस ज़माने में ये घरों में नहीं बनती थी ना। फ्रोज़न का शायद हमने नहीं देखा या था ही नहीं, हाँ, या उस टाइम था ही नहीं। तो इन खानों के लिए हमें स्पेशल रेस्टोरेंट्स जाना होता था। और अभी मुझे जितना मैं देखा है कि आप लोगों को जो कॉलर है वो आपको गाइड कर रहा था कि आपने ये क्यों नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदा अब अपने घर में रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है। अवेयरनेस हो गई है ना बहुत ज़्यादा। और मैं खुद अभी मतलब वो एक इंसान के माइंड में होता है ना कि मैं रेस्टोरेंट जाऊं और खाऊं, अब वो इतनी सी रही नहीं है क्योंकि हर चीज़ आपको अपने घर में ही अब वो मतलब एक बर्गर है, उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, तो वो भी अब घर वाले खुद बना लेते हैं। तो बंदे का वो भी इतना नहीं होता कि उसके लिए स्पेशली वहाँ जाए। आउटिंग करने का दिल हो तो फिर वो हो सकता है। अच्छा, एक स्पेसिफिक तरीका होता है ना, प्लेट के अंदर आप किसी बोल में चावल रख के वो जैसे रेस्टोरेंट में रख के दिए, अब तो वो घर में भी कर लिया जाता है। मतलब वो सारी टेक्निक्स हम लोग इतनी अवेयरनेस हो गई है कि घर में बना लेते हैं। पहले ये कि घर इतना इंटरनेट का दौर नहीं था और इतना पता नहीं था कि किस तरीके से गार्निश करना है, डेकोरेशन करना है। सुशी जिसे कहते हैं, ये भी घर में बने, मतलब ये मेरे घर में ये बन जाता है। अच्छा। हाँ, और उसे वो उसके जो स्टिक्स होते हैं, क्या कहते हैं, चॉप स्टिक्स कहते हैं। अच्छा, आपको पसंद है सुशी? हाँ, मुझे थोड़ा है मतलब। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, दो तरीके से पकाया होती है, पकी हुई भी और कुछ लोग बिल्कुल रॉ खाते हैं। हाँ, नहीं मेरे तो पकी हुई खाते हैं, रॉ तो नहीं खा सकते। और ये जो रॉ खाने का है, अब ये टूना फिश जो है, टूना फिश को भी लोग रॉ खाते हैं। और मैं हैरान हूँ उस पर। मैंने एक बार ट्राई ज़रूर किया था कि ये मैंने वीडियोस में देखा है कि लोग उसको कच्चा खा जाते हैं ना, तो वो मैंने एक बार ट्राई किया, तो फिर उसके बाद दोबारा मैंने कभी हिम्मत भी नहीं की पका अच्छा, के। जो ये कच्चा या फिर मैरिनेटेड खाते हैं ना, तो फिर उससे स्टिंग का इशू होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आप अगर वो खा लेते हैं तो हाँ, ये चीज़ें सुना है कुछ बीमारियां भी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता रहूँ, जैसे कि हम पाकिस्तानी खानों के या पाकिस्तानी चीज़ों की अगर हम बातें करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे एक पड़ोस मुल्क का एक बाशिंदा गया था अपने लिए शॉपिंग करने। ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड से लेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड से लेंगे, तो उस पड़ोसी मुल्क के बाशिंदे ने जब एक जैकेट ली और कोई 12,000 की जैकेट थी, और जब उसने टैग देखा तो लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। क्या बात है। अब देखिए, हार्वर्ड वाले अगर हमारा मर्चेंडाइज ख़रीद रहे हैं, बहुत अच्छा मटेरियल जो है हमारे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। मैं पहले की बात है, मैं फैसलाबाद गया हुआ था और वहाँ पे मेरे चाचू रहते थे और उन्होंने कहा कि आए आपको ना फैसलाबाद में घुमाएं फिरें, थोड़ा फैक्ट्रियों में थोड़ा घुमाया हमें। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो चीज़ें जो हमने देखी और फिर हमने कुछ ख़रीदी भी, लिटरली अगर वो अपने पाकिस्तान के अंदर ही बिकना स्टार्ट हो जाए ना, तो हमें फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और मैं बड़ा इस चीज़ को लेके बड़ा हैरान होता हूँ कि अच्छी चीज़ें हमारे मुल्क से बाहर क्यों चली जाती, अपने लोगों के पास क्यों नहीं आती। अच्छा, ऐसे ही हमें जो आम मिलता है ना, वो एक नॉर्मल आम है, लेकिन यूके में जो आम भेजा जाता है, मेरी दोस्त बता रही थी कि कहीं से आम अच्छा नहीं मिलता, लेकिन जो पाकिस्तान के आम जब जुलाई के महीने में यूके जाते हैं तो सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर अब बड़े महंगे भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनका जो टेस्ट है ना, उसके लिए लोग स्पेसिफिक वेट करते हैं कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान से आम आएंगे, भाई बाहर की जितनी भी कंट्रीज इवन मैं ये बताऊँ, ये जो लोग ये उम्रा या हज करने जाते हैं, तो इस तरह ये इत्तेफाक भी मैंने देखा है, ख़ुद देखा है मैंने, कि वहाँ से ये जानमाज और ये चीज़ें आई, तो वो जानमाज हमारे यहाँ पे बड़ा उसके साथ वो होता है ना कि ये सऊदी अरब से आया है, तो फिर उसको बचाते हुए भी बड़ा लिहाज और एहतमाम किया जाता है ना। तो मुझ में भी वो चीज़ है, ऐसे नहीं है। तो मैं उसके साथ बड़े एहतमाम के साथ लगा हुआ था, तभी मेरी नज़र गई टैग पे। जब टैग पे मैं देखा मेड इन पाकिस्तान, तो मैंने कहा ये तो यहीं से ले तो हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर देखा जाए
हमारे लोगों में, अब देखें सियालकोट की बात की जाए, सियालकोट से हमारा पूरी दुनिया में जो है तो स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो जाते हैं। इसी तरह से ये जो मेडिकल या जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं ये भी पाकिस्तान से होके जाते हैं। अब ये लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी पूरी दुनिया में अगर देखी जाए पाकिस्तान से ही अच्छी जाती हैं। ये जैकेट भी उनमें से ही आती है जो कि हार्वर्ड में एक हमारे पड़ोसी ने जो है तो लिया है। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है। कि रिसोर्सेज कह सकते हैं कि कोई स्पॉन्सर कर दे गवर्नमेंट लेवल पे, तो हमारे यहाँ बहुत कुछ हो वो भी है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ बन के फ़ॉरेन में जाके बिकेगी महंगी, अगर वही चीज़ यहाँ बिके थोड़ा, मतलब जो प्रॉफिट ये रखते हैं वो रखें, तो फिर भी वही चीज़ जो हम कल को बिलफर्ज मैं गया होता ना वहाँ पे, हार्वर्ड गया होता और मैं वहाँ पे कहता कि जैकेट लूँगा पाकिस्तान में ना, शौकियाँ मारूंगा कि मैं हार्वर्ड से जैकेट लाऊं, तो वो मैं यहाँ से, और मोस्टली ये फैसलाबाद की ही हमारे, चूँकि हमारा टेक्सटाइल वहाँ से ज़्यादातर है, तो ये वहीं से, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाती। तो लेकिन एक मसला ये भी है ना सैफ, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर हमने अहमियत भी नहीं देनी थी ना। हाँ, ये बात भी है। और इसी के साथ मेरे ये 2-3 टॉपिक्स थे जो कि मैंने कहा मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। एक और भी हमारी कहानी हमारी पड़ोस मुल्क की है कि जहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे में लगाया था कि मैं क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। मल्टीपल बातें, एक कि वहाँ के जो मतलब जो डिजिटलाइजेशन है वो इतना तेज़ चल रहा है कि जो रिक्शा ड्राइवर है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। सेकंड अवेयर है। हाँ, सेकेंडली लोगों के अंदर जो मॉडर्न लिटरेसी है, मॉडर्न दौर की जो लिटरेसी है वो बहुत अच्छी है। मतलब ये क्रिप्टो करेंसी, अगर मैं अपने बारे में भी कहूँ तो मुझे शायद उतना नहीं पता, बहुत कम जानता हूँ कि अच्छा डिजिटल करेंसी है। मैं ज़रा अगर करेंसी का लोगों के सामने जितनी स्टोरी या थ्योरी मुझे पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टोरी है कि जब कहा जाता है जो नोट्स का कॉन्सेप्ट है, पहले तो गोल्ड और सिल्वर होते थे। बिल्कुल। हुआ क्या कि 2 ताजर जो हैं वो आपस में कोई लेन देन कर रहे थे और उधर जो है तो उन्होंने कोई अबंडेंट, मतलब कोई बड़ी ज़्यादा लेवल की चीज़ थी, उसके ऊपर वो कोई लेन देन कर रहे थे, तो इतना गोल्ड वो अपने साथ ला नहीं सकते थे। उनका कहते हैं कि एक डील हुई और उस डील को उन्होंने कहा चूँकि ये तो पेमेंट बाद में होगी, तो एक रसीद दी गई। एक रसीद दी गई कि ये बंदा इतना पैसा या इतना गोल्ड जो है इसको अदा करने का पाबंद होगा। वहाँ से ये कहते हैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ रसीद का। जैसे हम ये हमारे पास पेपर, इसके ऊपर भी लिखा होता है ना कि हाजा हमला को जो है तो अदा करने का पाबंद होगा, ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ से पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट आया। पेपर करेंसी से करते करते जो है अगर हम देखें तो हमारी जो बड़े अरसे तक हमारी जीडीपी थी वो गोल्ड पे ही इन्हिसार करती थी। अब जाके थोड़ा चेंज होके जो है तो अब नहीं, अरसा हो गया है कि गोल्ड से हट के जीडीपी पे कन्वर्ट कर दी गई है। और जब से जीडीपी पे कन्वर्ट हुई है तो तब से हम ये जो ई मनी या जैसे हम कहते हैं, जो डिजिटल मनी जैसे हम कहते हैं, जैसे कि एटीएम्स में हमारे जो पैसे हैं जो सिर्फ नंबर्स में आते हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट आया। और उसके बाद से अब जो ये क्रिप्टो का एक शिफ्ट आया जो कि आपकी न तो जीडीपी पे बेस्ड है, ना ही वो आपके किसी गोल्ड पे बेस्ड है। उसकी अपनी एक वैल्यू है जो कि वो कहते हैं कि डिफरेंट इसके पीछे एल्गोरिथम्स हैं, वो उसको उसी के बेस पे जो है इसकी वर्थ क्रिएट होती है। तो करेंसी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है और अक्सर लोग कहते हैं कि ये नहीं होने वाला। ये मेरा बिलीफ है। मतलब मुझे याद है कि वही वाली बचपन की बात करूंगा कि मैनुअल गाड़ियों को, अगर कोई मैनुअल गाड़ी सीखता था ना तो कहते हैं ये ड्राइवर है। कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चला, अभी भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ, कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ अब तो ये सेल्फ ड्राइविंग वाली गाड़ियाँ आ गई हैं। ऐसा ही है। मैनुअल तो बड़ी दूर की बात हो गई है ना। तो करेंसी में भी ये सेम है कि लोग अब ये जाएगी आगे, और जैसे सेल्फ ड्राइविंग आई है इसी तरह से ये जो डिजिटल करेंसीज हैं इसकी तरफ बात निकलेगी। तो हमारे लोगों को चाहिए जो कि पढ़े लिखे हैं या उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें। फ्यूचर इसी का आने वाला है। अच्छा, आप खुद देख लें, हम घर बैठे शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम किसी को पैसे नहीं दे रहे होते, लेकिन हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम वो चीज़ खरीद लें। पहले दौर में कहा जाता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप को पैसे नज़र नहीं आएंगे लेकिन आप खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे। तो वो अब दौर स्टार्ट हो चुका है कि हम घर बैठे शॉपिंग करें, एटीएम से पे कर दिया या अपने डेबिट क्रेडिट से आपने पे कर दिया। तो ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स तो अब इतना वसी हो गया है कि अगर देखा जाए
मतलब जैसे आपने कहा ना कि घर बैठे हमें हर चीज़, वाकई में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि घर बैठे नहीं हो सकती। इवन तो अब तो लोग अपने सर्विसेज भी इस तरह से ला रहे हैं। मैं उस दिन एक ब्राउशर मैंने देखा है, कोई उसके नाम तो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, तो वो आपको ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि आपको दुकान से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप ऐप में सब कुछ करें, बंदा आपके गेट पे ले आएगा। हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो रही है। और इस ई कॉमर्स की वजह से, जहाँ पे पहले कहा जाता था कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते, उसकी एडवर्टाइजमेंट उतनी अच्छी नहीं है या कोई भी रीज़न बताई जाती है, तो अब वो वाला बहाना ख़त्म हुआ। हमारे जो मुझसे पहले जो अयान बैठे हुए थे वो भी अपना कुछ ये पेशावरी खेड़ियों का काम करते हैं। अब पेशावरी खेड़ियों को मेन स्ट्रीम पे लाना, इसी तरह से हमारे और छोटे छोटे जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको मेन स्ट्रीम पे लाना, ये हम लोग कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स, हम इनको कर सकते हैं। और फिर जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया और बहुत सारे हमारे पास जो आते हैं, उसके थ्रू भी हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली एडवर्टाइज कर सकते हैं और अपने मुल्क की जो मतलब सरमाया है उसको किसी हद तक बेहतर करने में कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट हो। पिछले कुछ अरसे से इंटरनेट के जो हालात जा रहे हैं, आपको पता है क्या हो रहा है? वो मैसेज आप भेज देते हैं और वो कितनी देर तक वहाँ एक घड़ी बनी रहती है कि ये पता नहीं कब इंटरनेट की तो खैर वजाहत आ गई है कि इंटरनेट जो है वो बेसिकली हमारी जो लाइन आई हुई है समंदर में, उसको कोई मसला है। और मैं इतना टेक्निकल बंदा हूँ नहीं कि मैं आपको बताऊँ वो मसला क्या है। आ रही है, कहीं कहा जा रहा है कि समुंदर में लाइन का इशू आ रहा है, कहीं कह रहे हैं कि वीपीएन बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से ये मतलब है। एक तो वो भी था कि शार्क ने चक्की मार ली। वो यही वाला है ना जो पहले सैफ बात कर रहे थे कि केबल का कोई इशू आ रहा है। जरूरी है, मतलब अगर डिजिटलाइज, और कहीं कहा जा रहा है कि, सॉरी मैं आपकी बात फिर काट रही हूँ, फायरवॉल का इशू आ रहा है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्टेटमेंट है, अभी तक हमें नहीं ये पता चल सका असल मसला कहाँ है। असल में देखें, जब थ्योरीज तो फिर मल्टीपल आती हैं और प्राइमरीली तो जो देखें गवर्नमेंट जो कहेगी हमें तो वही समझ आती है, क्योंकि वही उनका काम भी है। और अगर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी जो लाइंस हैं उसमें कुछ इशू है, तो बिल्कुल हमारे लाइंस का इशू होगा। अब हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें न तो वहाँ के अंदर के मामलात का पता है, ना हमें समंदर के नीचे वायर का पता है। तो गवर्नमेंट इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कह रही है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहे जो भी चल रहा है, अगर हमारे लाइन का भी इशू है, इस डिजिटल दौर में हम इंटरनेट को पीछे नहीं रख सकते। बिल्कुल सही है। जहाँ पे इतने बिजनेसेस उस पे हो रहे हैं, जहाँ पे मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी 2-3 जो है तो उनकी मीटिंग्स हुई हैं, इंटरनेशनल कुछ जो हैं वफ्द हैं, या उन्हें हम कहेंगे कि कमेटीज टाइप हैं, तो वो भी डिजिटलाइजेशन पे ही हैं। तो जहाँ पे डिजिटलाइजेशन की तरफ इतना हमारा टिल्ट है, हमारे मुल्क को हम उस साइड पे अब लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट हो। और अब देखें दुनिया जो है वो 5G की तरफ जा रही है, और अभी हमारे करंट इंटरनेट के जो हालात हैं वो अब जा रहे हैं आहिस्ता 2G 3G पे। हाँ। वो एक चक्कर घूमता है ना, वीडियो भी अगर आप प्ले करें तो घूमता रहता है। मुझे याद आता है हमारे बचपन का दौर, तब ऐसा इंटरनेट हुआ करता था। अब तो आदत ही नहीं रही हमें इस तरह के इंटरनेट इस्तेमाल करने की। फेसबुक यूज़ किया करते थे और वो छोटे वाले फ़ोन होते थे, तो कहीं ना कहीं वो शायद हम वापस अपनी वो मेमोरीज में वापस जा रहे हैं। बट एनीवे जी, बहुत ही ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की और बहुत कुछ आप कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आए कि जिस पे ज़ाहिर बात है हम लोगों को सोचना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना और अपनी ना सिर्फ एक ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आना, बल्कि कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि ये बदलाव ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी पे अच्छा एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आता है, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके अल्टीमेटली मुल्क के ऊपर, नेशन के ऊपर भी एक अच्छा, इसके अंदर एक आप कह लीजिए कि इन कोशिशों से, इन काविशों से बेहतरी आ सकती है। प्लस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली जो बात की, तो बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर ज़रा ये कि अपना मौक़िफ़ हिस्सा से दूंगा कि बाज़-औक़ात ये भी है कि कई दफ़ा हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके भी प्रॉफिट की खातिर, या जो एक फैक्ट्रीज़ हमने लगाई हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स को आप कह लीजिए कि उनके अखराजात को पूरा करने के लिए हम कई दफ़ा बाहर चीज़ें भिजवाते हैं ताकि हम उस हिसाब से प्रॉफिट गेन कर सकें और कहीं ना कहीं आगे वो एडजस्टमेंट्स बनी रहें।
हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल जुटलाई नहीं जा सकती जो कि बहुत ज़बरदस्त सैफ ने बोली कि अपनी चीज़ें जो हैं अपने लोगों तक पहले पहुंचाइए ताकि उससे भी हम भी इस्तेफादा हासिल कर सकें और हम भी बाहर जाके प्राउडली फिर कह सकें ये और देखें, ताकि हम ये ना कहें कि हमें इम्पोर्टेड चीज़ लेनी है, हमने अपनी लोकल चीज़ लेनी है और बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन लेनी क्वालिटी है। में लेनी है। और सबसे बढ़ के जी मैं जो एक चीज़ ज़रूर एक मेंशन करना चाहूँगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे कि जिक्र किया सैफ ने भी, आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हमसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो ज़रूर आ जाइए और K2 TV के जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं उनको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन यूट्यूब K2 TV सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे K2 TV है, इंस्टाग्राम पे K2 TV ऑफिशियल है, ट्विटर के ऊपर भी K2 TV है, उसको जाके आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिए। हमारी ऑफिशियल ऐप इस टाइम आप लोग एंड्रॉयड या एप्पल अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जाके प्ले स्टोर से आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। K2 TV KAY2 TV जाके आप लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और ज़बरदस्त इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ओवरऑल एक ग्लोबल विलेज यहाँ की इंटरनेशनल बातें जो हैं वो जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन के हवाले से कुछ ज़बरदस्त वो कहते हैं कि उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो K2 डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च हो चुके हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे क्योंकि फीडबैक का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि हमें पता चले, या फिर हमारे चैनल पे जितने प्रोग्राम्स आते हैं उनके क्या फीडबैक आते हैं, तो आपने फीडबैक ज़रूर करना है और आपको वंस अगेन बताते चलें अमाद और कहकशां हर हफ्ते आपका साथ निभाएंगे, तो आपने भूलना नहीं है और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को देखना है। बाकी टीम मेंबर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और थैंक यू सो मच सैफ कि आपने हमारा साथ निभाया। धन्यवाद धन्यवाद सैफ साहब, आपको बहुत शुक्रिया और शुक्रिया को कहते हैं जी धन्यवाद। और आज का जो एपिसोड है स्पेशली हमने हमारे जो बांग्लादेशी बहन भाई हैं, अगर आप में से कोई देख रहा है तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर ये इस मोहब्बत का जो एक पैगाम जो हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं इसमें आप भी बढ़ चढ़ कर आगे आइए और दुनिया को बताएं कि ये जो पीस है, ये जो मोहब्बत है, वो चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू हो, ये इसी तरह इन्हीं मीडियम्स के थ्रू हम लोग जो है जुड़े जारी रखेंगे और ऑफिशियल लेवल पे भी मैं चाहूँगा कि हम लोग इस पे काम करें। सो थैंक यू सो मच कहकशां, बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत शुक्रिया कि आपने तारीफ कर दी। नहीं भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, वो तो वैसे ही मैं ज़रा थोड़ा सा आपको वैसे इसका क्रेडिट तो मरियम को जाता है और फिर उसके बाद जो हमारे शॉट्स लेने वाले कैमरा मैन हैं और फिर जो प्रोड्यूसर बैठे हैं और फिर जिन्होंने ये सेटअप रेडी किया है उनको क्रेडिट जाता है। तो थैंक यू सर सो का मच। बहुत शुक्रिया, नुमान भाई का बहुत शुक्रिया जी, और स्पेशली हमारे सतर अहमद भाई हैं, नूरानी भाई हैं, अनमोल भाई हैं और इससे पहले जनाब यहाँ पे आयान थे और अब सैफ हैं, इतने कहकशां बैठी है और आप सबका धन्यवाद। मुझे कहते हैं अमाद गुल और क्या करें जी वाइंड अप के और मुझे कहते हैं कहकशां, अपना रखिएगा ख्याल। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।